अपन पढ़ रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में जिस प्रकार से वो अपना फुट होल्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, अपनी मजबूती बना रहे थे, उसी में बैटल ऑफ प्लासी जो अपन ने पढ़ा वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। उसके आगे आते हैं कार्नेटिक वार। कार्नेटिक वार है वो एक कर्नाटक का जो एरिया है अभी प्रेजेंट टाइम वो कर्नाटक, उसके एरिया में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में वह एक स्ट्रगल है। तो इसमें इंडियन फोर्सेज है उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ वो एज ए सब्सिडरी के रूप में उनके साथ में आते हैं। डायरेक्टली जो इनमें स्ट्रगल होता है वो फ्रेंच और फ्रांस की जो ये कंपनी थी उसके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में स्ट्रगल होता है। देयर वर ए सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी इन इंडिया। और ये 18th सेंचुरी के मिडिल में होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है सैन्य विवाद होता है एक तरीके से। द कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व न्यूमरियस नॉमिनली इंडिपेंडेंट रूलर्स एंड देयर वेसल्स, struggles for succession and territory, and included diplomatic and military struggles between the French East India Company and British East India Company। अब जो ये कार्नेटिक वार स्टार्ट होते हैं इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, उसमें इंक्लूड कौन कौन होते हैं? न्यूमेरियस नॉमिनली इंडिपेंडेंट रूलर्स, कई सारे। न्यूमेरियस का मतलब होगा बहुत सारे, नॉमिनली का मतलब होगा पार्शियली, मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं थे, अर्ध रूप से स्वतंत्र जो रूलर थे उनके द्वारा। इसके अलावा वेसल्स का मतलब सामंत, फ्यूडल्स थे, वो भी कई सारे इसमें इंक्लूड थे। स्ट्रगल्स फॉर सक्सेशन एंड टेरिटरी, इसके अलावा ऐसे स्ट्रगल जो सक्सेशन, एक जो रूलर होता है, राजा होता है, किंग होता है, उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी बनने का होता है, उसको सक्सेशन बोलेंगे। और टेरिटरी जो एरिया था, लैंड एरिया था, उसके लिए जो स्ट्रगल हुआ वो इसमें इंक्लूड होंगे। एंड इट इंक्लूडेड ए डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री स्ट्रगल्स, इसके अलावा इसमें डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्ट्रगल्स होंगे, वो भी इंक्लूड होंगे। डिप्लोमेटिक का होगा कूटनीतिज्ञ और मिलिट्री का मतलब सैन्य स्ट्रगल स्टार्ट होंगे बिटवीन द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब दो कंपनियां रहेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्ट्रगल स्टार्ट होते हैं। दे वर मेनली फाउट विद इन द टेरिटरी ऑफ मुगल इंडिया विद द असिस्टेंस ऑफ वेरियस फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स लॉयल टू ग्रेट मुगल। अब ये जो युद्ध होते हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, दीज आर मेनली फाउट विद इन द टेरिटरीज ऑफ मुगल इंडिया। जो मुगल थे उन मुगलों के पार्ट में, मुगलों की जो टेरिटरी थी उनके अंदर ये लड़ाई लड़ी जाती है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इसमें असिस्टेंस ऑफ वेरियस फ्रेगमेंटेड, असिस्टेंस का मतलब हेल्प मिलती है, एड मिलता है, कई सारे फ्रेगमेंटेड का मतलब पार्ट्स। पॉलिटिकल लॉयल टू ग्रेट मुगल, जो ग्रेट मुगल थे या मुगल जो साम्राज्य थे उनके जो लॉयल लोग थे, लॉयल का मतलब होगा जो उनसे निष्ठावान के लोग थे, वो इसमें इंक्लूड थे। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज मिलिट्री कॉन्टेस्ट, और ये जो मिलिट्री कॉन्टेस्ट हुए थे, ये मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स डोमिनेंस अमंग द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज विद इन इंडिया। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था डोमिनियंस, उसका वर्चस्व जो यहाँ पर डोमिनियंस हुआ था, अदर जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, अन्य जो ट्रेडिंग कंपनियां जो इंडिया में यहाँ पर व्यापार कर रही थी, यूरोपियन, जैसे मैं अपने डच, पुर्तगीज, फ्रेंच, उनके बारे में पढ़ा, तो इनके साथ में उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। द फ्रेंच कंपनी वाज पुश्ड टू ए कॉर्नर, जो फ्रेंच कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको एक कॉर्नर में धकेल दिया गया था, पुश कर दिया गया था। एंड वाज कन्फाइंड प्राइमरीली टू पौंडीचेरी, और उसको मेनली उसको पौंडीचेरी में उसको कन्फाइंड कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनियंस इवेंचुअली लीड टू कंट्रोल बाय द ब्रिटिश कंपनी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो डोमिनियंस था, जो वर्चस्व था, इसके कारण से इवेंचुअली लीड टू कंट्रोल बाय द ब्रिटिश कंपनी, और ये ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो डोमिनियंस कर रहा था, इसके कारण से मोस्ट ऑफ द इंडिया पर ब्रिटिश कंपनी का राज हो गया। एंड इट इवेंचुअली और एट लास्ट एट अल्टीमेटली टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज, इसके कारण से लास्ट में ब्रिटिश राज का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। इन द 18th सेंचुरी का जो समय था, द कोस्टल कार्नेटिक रीजन, जो कोस्टल एरिया था, समुद्र तटीय जो एरिया है, कार्नेटिक कर्नाटक का जो एरिया है, इट वाज डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद, ये हैदराबाद थे, उसके निजाम, उसके नवाब के अंडर में आते थे। 3 कार्नेटिक वार्स वर फाउट बिटवीन 1746 एंड 1763। 1746 से लेकर 1763 तक का जो ये टाइम पीरियड रहेगा, इसमें टोटल 3 कार्नेटिक वार्स हैं, वो लड़े जाते हैं। और किस किस के बीच में? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में।
द फर्स्ट कार्नेटिक वार फ्रॉम 1746 टू 48, 2 ईयर्स के बीच में फर्स्ट कार्नेटिक वार होता है। इट हैड इट्स ओरिजिन इन द ब्रिटिश यूरोप। अब ये एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ पर हुआ था, जो यूरोप है उसके ब्रिटिश एरिया में यानी ब्रिटेन में ये स्टार्ट हुआ था। व्हेन ए वार ब्रोक आउट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, क्योंकि ये एक्चुअल में जो युद्ध था वो फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, और किस किस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इन इट्स ओरिजिन इन द ब्रिटिश इन 1742, और कब हुआ है, 1742 में। द वार इन इंडिया स्टार्टेड व्हेन नवाब ऑफ कार्नेटिक कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप्स। अब यहाँ पर इंडिया में जब ये वार स्टार्ट होता है, कार्नेटिक फर्स्ट वार, ये कब शुरू होता है, जब जो नवाब था, कार्नेटिक का नवाब था, कर्नाटक का जो नवाब था, ही कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप्स, फ्रेंच की जो शिप होती है उसको कैप्चर कर लेता है, उसको कैद कर लेता है, पकड़ लेता है उसको। फ्रेंच रेस्पॉन्स फ्लीड बाय कैप्चरिंग फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। इसके कारण से जो फ्रेंच होते हैं वो क्या रेस्पॉन्स करते हैं कि जो मद्रास का सेंट फोर्ट, जो फोर्ट था, सेंट जॉर्ज फोर्ट था, उसको वो कैप्चर कर लेते हैं। कौन, फ्रेंच। द फर्स्ट कार्नेटिक वार आल्सो केम टू एन एंड, और इसके बाद में जो फर्स्ट कार्नेटिक वार होता है उसका एंड होता है किसके साथ, एक ट्रीटी होती है, इन द ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेली। ये एक ट्रीटी होती है, कहाँ पर होती है, फ्रांस में होती है, 1748 में। मद्रास वाज गिवन बैक टू ब्रिटिश, और मद्रास जिसको फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया था, इसको वापस दे दिया गया था, किसको, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स को। इन एक्सचेंज ऑफ द फ्रेंच फोर्ट्रेस ऑफ लॉइजनबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में लॉइजनबर्ग नाम का जो फोर्ट्रेस था, वहाँ का फोर्ट था, उसको वो फ्रेंच को मिल गया, और जो सेंट फोर्ट जॉर्ज फोर्ट था वो ब्रिटिशर्स को मिल गया। और ये कौन सी ट्रीटी में होता है, एक्स ला चैपेली, जो 1748 में होती है। उसके बाद में आफ्टर द फर्स्ट कार्नेटिक वार, अब द फर्स्ट कार्नेटिक वार एंड होता है, खत्म होता है। ए प्रोक्सी वार बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंटिन्यूड इन इंडिया। इसके बाद में डायरेक्ट वार नहीं होता है, प्रोक्सी वार होता है, प्रतिनिधि के रूप में एक वार होता है, किसके बीच में, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बीच में। व्हेन रूलर ऑफ बोथ कार्नेटिक एंड हैदराबाद डाइड, जब जो रूलर होते हैं किसके, कार्नेटिक के और हैदराबाद, उन दोनों के जो रूलर होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, द वार ऑफ सक्सेशन दैट ब्रोक आउट, उसके बाद में वहां पर वार ऑफ सक्सेशन था वो स्टार्ट होता है हैदराबाद में। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच साइडेड विद अपोजिट साइड। अब इसमें जो वार ऑफ सक्सेशन था उसमें 2 पार्टी थी, और दोनों पार्टियों में से एक पार्टी तो ब्रिटेन के साथ होगी और दूसरी पार्टी फ्रेंच के साथ होगी। तो इस कारण से दोनों आपस में एक फिर से वापस में एक सेकेंड कार्नेटिक वार था वो स्टार्ट होता है। इन 1751 रॉबर्ट क्लाइव लीड ब्रिटिश ट्रूप्स टू कैप्चर अरकोट। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव था, उसने ब्रिटिश ट्रूप्स को कैप्चर कर लिया, अरकोट को, एंड सक्सेसफुली डिफेंडेड इट, और इसको डिफेंड भी कर लिया, मतलब अपने 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 कब्जे में ले लिया। अरकोट नाम की जगह थी, उसको ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। द वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और ये जो वार था, सेकेंड कार्नेटिक वार था, वो एंड होता है कौन सी ट्रीटी के साथ में, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। एंड दिस ट्रीटी वाज साइंड इन 1754 विच रिकॉग्नाइज्ड मोहम्मद अली खान वालजा एज द नवाब ऑफ कार्नेटिक। और ये जो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है, इसमें मोहम्मद अली खान था, वह वालजा एज द नवाब ऑफ कार्नेटिक, उसको क्या बनाया जाता है, मोहम्मद अली खान वालजा को नवाब बना दिया जाता है कार्नेटिक एरिया का। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ में सेकेंड कार्नेटिक वार था, उसका भी एंड होता है। द आउटब्रेक ऑफ 7 years वार बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्स इन इंडिया। इसके बाद में नेक्स्ट 7 ईयर के बाद में 1756 से 1763, ये 7 ईयर का जो पीरियड था, इसमें फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में वापस फिर से वार स्टार्ट होता है, जिसको थर्ड कार्नेटिक वार बोला जाता है। इट लीड टू थर्ड कार्नेटिक वार फ्रॉम 1756 टू 63। द वार कंक्लूडेड, जो वार था वो एंड होता है, कंक्लूड होता है विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस। उसके बाद में क्या होती है, पेरिस की संधि होती है, ट्रीटी होती है, तो उसके साथ में ही ये वार था, उसका एंड होता है, वो खत्म हो जाता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस कहाँ पर होती है, फ्रांस में होती है, इन 1763 में। विच रिटर्न चंद्रनगर एंड पौंडीचेरी टू फ्रांस, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग चंद्रनगर और पौंडीचेरी थी वो किसको दे दी गई, फ्रांस को दे दी गई। एंड अलाउड द फ्रेंच टू हैव फैक्ट्रीज ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया, और इसी ट्रीटी के अकॉर्ड में फ्रेंच थी, उनको ये अलाउ कर दिया गया जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि वो अपनी फैक्ट्रीज, अपनी ट्रेडिंग पोस्ट थे वो इंडिया में रख सकते हैं।
वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। द फ्रेंच एग्री टू सपोर्ट ब्रिटिश क्लाइंट गवर्नमेंट, और जो फ्रेंच थे उन्होंने भी, वो भी एग्री हो गए कि जो ब्रिटिश क्लाइंट गवर्नमेंट रहेगी उसको सपोर्ट करेंगे। दस एंडिंग फ्रेंच एम्बिशंस ऑफ एन इंडियन एम्पायर। और थर्ड कार्नेटिक वार के साथ ही फ्रेंच एम्बिशन थी वो एंड हो जाती है। ब्रिटिशों में इंडिया में एम्पायर एस्टेब्लिश करने की जो उनकी एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षा थी, वो एम्बिशन थर्ड कार्नेटिक वार के साथ समाप्त हो जाती है। एंड मेकिंग द ब्रिटिशर्स द डोमिनिएंट फॉरेन पावर इन इंडिया। उसके कारण से ब्रिटिशर थे वो एक डोमिनिएट फॉरेन पावर बन जाते हैं इंडिया में। फ्रेंच और अदर जो यूरोपियन पावर्स थे वो यूरोपियन पावर्स देवर साइडलाइन, उनको साइडलाइन कर दिया गया, मार्जिनलाइज कर दिया गया, और ब्रिटिशर्स यहाँ पर डोमिनिएट, उनका वर्चस्व स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल होता है बैटल ऑफ बक्सर। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट ऑन 22 ऑफ अक्टूबर 1764। बैटल ऑफ बक्सर रहा वो कब हुआ, तो एक तो इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है, 22 ऑफ अक्टूबर 1764 बिटवीन द फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें कौन कौन थे, एक तरफ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी फोर्स थी लीड बाय हेक्टर मुनरो, और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी या फोर्स थी उसका लीडर कौन था, हेक्टर मुनरो। एंड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम। अब एक तो उसमें अपोजिशन में कौन थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, एक ज्वाइंट आर्मी थी, एक तो मीर कासिम था, दूसरा था नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला था, और मुगल एम्परर शाह आलम। तो इसमें इसके अपोजिट में 3 आर्मी थी, एक तो मीर कासिम की आर्मी, सुजाउद्दौला की आर्मी और शाह आलम की आर्मी। अब मीर कासिम कौन था, मीर कासिम वाज द नवाब ऑफ बंगाल टिल 1764। ये 1764 तक बंगाल का नवाब था, वो मीर कासिम हो जाएगा। अवध नाम की जो जगह था वहां का नवाब था सुजाउद्दौला। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा मुगल एम्परर शाह आलम। ये तीनों की कंबाइंड आर्मी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में लड़ती है इन द बैटल ऑफ बक्सर ऑन 22 ऑफ अक्टूबर 1764। द बैटल वाज फाउट एट बक्सर, और जो बैटल था वो कहां पर लड़ा गया, बक्सर नाम की जगह पर लड़ा गया। ए स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन, और ये जो बैटल ऑफ बक्सर था ये बक्सर में, ये बक्सर जो जगह है ये कहां पर है, एक फोर्टिफाइड का मतलब था किलेबंद टाउन था विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार। बिहार में ये जो जगह है बक्सर, वहां पर ये लड़ाई लड़ी जाती है। एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, और रिवर गंगा के किनारे पर ये बक्सर है वो सिचुएटेड है। अबाउट 130 किलोमीटर 81 माइल्स वेस्ट टू पटना। पटना के वेस्टर्न साइड में 130 किलोमीटर 81 माइल वेस्टर्न साइड में ये बक्सर है वो सिचुएटेड है। इट वाज डिसिसिव विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यहाँ पर जो जीत होती है इन तीनों के साथ, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम की संयुक्त जो कंबाइंड आर्मी थी, उनके ऊपर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जीत होती है वो डिसिसिव विक्ट्री बताई गई है। डिसिसिव का मतलब निर्णायक जीत उसको बताया गया है। द वार वाज ब्रॉट टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1764। अब ये जो बैटल ऑफ बक्सर था वो एंड कब होता है, 1765 में एक ट्रीटी होती है उसके साथ में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। द ब्रिटिश विक्ट्री एट बक्सर, जो बक्सर में ब्रिटिशों की जो जीत हुई थी, इट हेड 8-1 फेल स्वॉप। इसके कारण से तीनों जो पार्टीज थी वो एक फेल 8-1 एक ही झपट्टे में क्या कर दिया, डिस्पोज्ड ऑफ द 3 मेन सियोन्स। जो तीनों मेन उसके शत्रु थे, ब्रिटिशर्स के 3 मेन शत्रु थे, कौन कौन, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम, तीनों को एक साथ उन्होंने डिस्पोज कर दिया, उसको साइडलाइन कर दिया। इसके बाद में मुगल पावर इन अपर इंडिया, और मुगल पावर था अपर इंडिया में उसको भी खत्म कर दिया गया। मीर कासिम डिसअपियर्ड इनटू ए इम्पोवरिश्ड ऑब्सक्यूरिटी, और मीर कासिम था वो एक तरीके से गायब हो गया, कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो गया अजीब से माहौल में। शाह आलम रीअलाइंड हिमसेल्फ विद ब्रिटिश, और जो शाह आलम था मुगल एम्परर था वो वापस ब्रिटिशर्स के साथ में लग जाता है। एंड सुजाउद्दौला, जो सुजाउद्दौला था, शाह सुजा जो कि नवाब था कहाँ का, अवध का, ही फ्लीड वेस्ट, और वह किस तरफ फ्लीड हो जाता है, किस तरफ दौड़कर चला जाता है, वेस्टर्न साइड में। हॉटली परस्यूड बाय द विक्टर्स, और जो विक्टर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसका पीछा भी करते हैं। द वोल गंगेज वैली, जो पूरी जो गंगेज वैली थी, गंगा नदी की जो वैली थी, ही ले एट द कंपनीज मर्सी, और वह किसके अंडर में आ गई, कंपनी की दया के रूप में आ गई एक तरीके से। शाह सुजा इवेंचुअली सरेंडर्ड, और एक्चुअल में जो शाह सुजा था जो एक प्लीड हो गया था का वेस्टर्न साइड में, वह वापस आकर सरेंडर करता है।
और इस प्रकार से henceforth कंपनी ट्रूप्स बिकेम द पावर ब्रोकर्स थ्रू आउट द अवध एज वेल एज बिहार। और इस प्रकार से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसी ट्रूप बन जाती है, एक पावर ब्रोकर बन जाती है थ्रू आउट द अवध एज वेल एज बिहार। अवध में और बिहार में पावर ब्रोकर का काम करने लग जाते हैं। अब एनेक्सेशन ऑफ मैसूर एंड मराठाज। मराठा और मैसूर का एनेक्सेशन किस प्रकार से उसको इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने साथ में मिलाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। द 18th सेंचुरी वाज ए पीरियड ऑफ ग्रेट टर्मोइल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 18th सेंचुरी जो स्टार्ट कब होती है 1701 में, जो ये जो सेंचुरी थी और 1800 तक की चलती है, तो इसलिए उसको 18th सेंचुरी बोलते हैं। तो ये जो सेंचुरी थी एक बहुत बड़ा नुकसानदायक सेंचुरी रही। आल्दो द सेंचुरी ओपन, हालांकि जो सेंचुरी थी जब ओपन हुई 1701 में विद मच मोर ऑफ सब कॉन्टिनेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर। उस समय ज्यादातर कंट्रोल किसका था, मुगल कंट्रोल में पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। बट आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब इन 1707 इट रिजल्टेड इन द फ्रैक्चरिंग ऑफ द एम्पायर। इसके कारण से पूरा एम्पायर, पूरा जो साम्राज्य था वो फ्रैक्चर हो जाता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है औरंगजेब की डेथ के कारण से। एंड ए स्ट्रगल अमंग वाइस राइज, और इसके कारण से उसके जो वाइस राय थे मुगल एम्पायर जो औरंगजेब थे उसके वाइस राय के बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। एंड अदर लोकल रूलर्स, और अदर जो लोकल रूलर्स थे वो भी स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं फॉर टेरिटरी। किसके लिए, टेरिटरी के लिए। इन द 1740 एंड 1750, 1740s और 1750s के जो टाइम था, फ्रेंच एंड ब्रिटिश कॉलोनियल कंपनीज बिकेम मोर एक्टिव इन दीज लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वाइस राय थे और जो अदर लोकल रूलर थे, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इसमें जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी लोकल कॉन्फ्लिक्ट में। जब भी कोई रूलर्स आपस में लड़ाई लड़ते थे तो ब्रिटिशर्स उनके बीच में पहुंच जाते थे। एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड कार्नेटिक वार, और जो थर्ड कार्नेटिक वार जब एंड होता है, जो 1756 से 1763 तक चलता है, तो 1763 में ब्रिटिश हैड ओनली गेंड समवॉट सॉलिड फुटहोल्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। और 1763 तक जो ब्रिटिशर थे वो अपना स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड, अपने कदम थे उनको मजबूत बना लेते हैं बॉम्बे में, मद्रास में और कलकत्ता में। बट हैड सम मार्जिनलाइज्ड बट नॉट एलिमिनेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर कॉलोनियल पावर्स। लेकिन इस समय तक जो अदर जो यूरोपियन पावर्स थी उनको उन्होंने मार्जिनलाइज का मतलब हाशिए पर धकेल दिया गया था, हालांकि उनको कंप्लीटली इलिमिनेट तो नहीं किया था। द एंग्लो मैसूर वार वर ए सीरीज ऑफ वार्स फाउट इन ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स ऑफ द 18th सेंचुरी। डेकेड्स का मतलब लास्ट जो 3 डेकेड्स का मतलब 3 जो दशक थे, डेकेड्स होता है ए ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स। तो 1770 से स्टार्ट होता है और 1800 तक के लास्ट के जो 30 ईयर है उसके बीच में एंग्लोज एंड मैसूर के बीच में जो वार होता है उसको बोलते हैं एंग्लो मैसूर वार। बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर ऑन वन हैंड, और इसमें जो था एक तरफ तो कौन थे, किंगडम ऑफ मैसूर का जो किंगडम था हैदर अली टीपू सुल्तान वो थे। एंड ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इट वाज रिप्रेजेंटेड चीफली बाय द मद्रास प्रेसिडेंसी, क्योंकि जो उस समय की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरे इंडिया को 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड करके रखा था, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो इसमें मेनली मद्रास प्रेसिडेंसी का रोल रहता है। एंड मराठाज कॉन्फिडेंसी, दूसरी तरफ कौन थे, एक मराठा थे वो भी सेकेंड हैंड में, और इसके अलावा निजाम ऑफ हैदराबाद ऑन द अदर। तो इसमें जो एक तरफ तो थे किंग ऑफ मैसूर, दूसरी तरफ 3 पावर थी, ब्रिटिशर्स, मराठाज एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। ये तीनों पावर एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। हैदर अली एंड ही सक्सेसर टीपू सुल्तान, हैदर अली और उनका जो सक्सेसर था कौन, टीपू सुल्तान। ही फाउट ए वार ऑन 4 फ्रंट्स विद द ब्रिटिश अटैकिंग आर्मी। टीपू सुल्तान और हैदर अली 4 तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, चारों डायरेक्शन में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। जो ब्रिटिश आर्मी थी इट वाज अटैकिंग इन द वेस्ट, वो कौन सी साइड में अटैक कर रही थी, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, 3 साइड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मैसूर पर अटैक कर रही थी। कौन कौन सी साइड में, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट। वाइल द मराठाज एंड द निजाम्स फोर्स, और मराठाओं की और जो निजाम की जो फोर्स थी इट वाज अटैकिंग फ्रॉम द नॉर्थ, और ये नॉर्थन साइड से अटैक कर रही थी। द फोर्थ वार, जो फोर्थ वार होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, रिजल्टेड इन द ओवरथ्रो ऑफ द हाउस ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान।
टिप्पू सुल्तान और हैदर अली था उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है लास्ट जो वार होता है उसमें। एंड टिप्पू सुल्तान वाज किल्ड इन द फाइनल वार इन 1799 और 1799 में टिप्पू सुल्तान जो लास्ट वार होता है उसमें उसकी डेथ हो जाती है। एंड डिसमेंटलिंग ऑफ द मैसूर, और जो मैसूर था वो उनसे डिसमेंटल हो जाता है और किसमें उसको एनेक्सेशन किया जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी थी उसमें उसको मिला लिया जाता है टू द बेनिफिट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके कारण से बेनिफिट किसको होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, विच वॉन एंड टू कंट्रोल ऑफ मच ऑफ इंडिया। और इसके साथ में ही बहुत बड़े इंडिया का एक बहुत बड़ा जो पार्ट था वो ब्रिटिशों के रूल में आ गया, ब्रिटिशों के अंडर में आ गया। नेक्स्ट पार्ट में अपन टिप्पू सुल्तान और उस जो एंग्लो मैसूर वार है उसको अपन डेस्क्रिप्टिवली रूप से और ज्यादा रूप से पढ़ेंगे उसको।